समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात दिए अपने। और मैं समझता हूँ यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। गलत फहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की हुक्मरानी नहीं है। मेरे ख्याल में इतनी बात काफी है आज के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाजरीन, नवाज शरीफ को सजा क्या हुई कि उसके आफ्टर शॉक्स हमें अब तक दिखाई दे रहे हैं। माना कि उस वक्त जो वजीर आजम था, जिस तरीके से उसको निकाला गया वजीर आजम हाउस से, वो जो तरीक़ा था वो पाकिस्तान की सियासत में, जमहूरियत में किसी भौचाल से कम नहीं था। लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि कभी हम देखते हैं कि जज अरशद मलिक की सूरत में सामने नज़र आ जाते हैं, कभी हम ये देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज है राना शमीम, उनका बयानी हल्फी सामने आता है, उस सूरत में उसके आफ्टर शॉक्स नज़र आते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो रिसेंट आफ्टर शॉक नज़र आया है वो एक मुबैना, जी हाँ मुबैना, एक ऑडियो टेप है। और वो मुबैना ऑडियो टेप किसी आम इंसान की नहीं बल्कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की है। और उस ऑडियो टेप के ना मुबैना तौर पे जो कि कहा जा रहा है कि साकिब निसार साहब की आवाज़ है, वो कह रहे हैं उसमें कि सही हो या गलत हो लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को सज़ा देना होगी क्योंकि इमरान खान को लाने का फैसला किया गया है, लिहाजा इनको तो सज़ा होगी। एनीवेज जी, अब ये जो ऑडियो टेप है ये कहाँ से आई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे बड़े ज़बरदस्त कॉलीग हैं अहमद नूरानी साहब, बड़े सीनियर ज़ीरक किस्म के जर्नलिस्ट हैं, वो ये ऑडियो टेप लेकर के आए हैं। उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है जी फैक्ट फोकस, और अहमद नूरानी साहब उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाते हैं और वो प्लेटफॉर्म वो अमेरिका से इस टाइम पर रन कर रहे हैं। उसके ज़रिए वीडियो आई और सिर्फ ये अकेली ये ऑडियो टेप आई, और ख़ाली ये ऑडियो टेप नहीं थी बल्कि इसके साथ ही साथ वो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो ऑडियो है ये साकिब निसार साहब की है और कोई टेम्पर्ड ऑडियो नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल ऑडियो है साकिब निसार की। अगर हम साकिब निसार साहब की बात करें तो साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ इसमें यह है कि भाई ये टेम्पर्ड ऑडियो है और ये किसी सूरत में भी ये ठीक नहीं हो सकती, ये उनकी नहीं है। अब इशू ये है कि जब इस तरह की ऑडियोज़ आती हैं या जब राना शमीम जैसे शख्स का बयान हल्फी आता है तो क्या उसका जवाब, जिस तरीके से संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, क्या उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नफ़ी में होना चाहिए? क्या उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तरदीद है? इज़ दैट ऑल? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज की डिस्कशन में जानने की कोशिश करेंगे। एक और सीरीज ऑफ इवेंट्स क्योंकि चल रहे हैं और हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ वीकेंड के ऊपर ही संडे को आसमा जहांगीर के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जो कि रेगुलरली हर साल होती है और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर तमाम जय्यद किस्म के पॉलिटिशियंस और कानूनदान, बहुत हाई लेवल पे जो लोग हैं वो इन्वाइट किए जाते हैं, आते हैं, इजहार ख्याल करते हैं, पाकिस्तान की सोसाइटीज़ और उसकी जो कमियाँ हैं उसकी निशानदही करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है जिसमें साकिब निसार साहब भी मौजूद होते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब भी उसमें मौजूद होते हैं और उसमें पॉलिटिशियंस भी डेफिनेटली, क्योंकि आखिरी तकरीर जो करने का मौका दिया गया वो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को दिया गया। और फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। डोंट फॉरगेट कि फवाद चौधरी साहब इज़ ऑल्सो अ कानूनदान, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए इसके ऊपर और उन्होंने कहा कि भाई एक मफरूर शख्स को, एक सज़ा याफ्ता शख्स को ये जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो पूरी कॉन्फ्रेंस है जो इन्वाइट करती है और आखिर के अंदर बोलने का मौका देती है तो वो उस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिस भी स्पीकर को आखिर में बोलने का मौका दिया जाता है, आप समझे कि वो उस तकरीब का रूह रवा या ऑनरेबल चीफ गेस्ट होता है। उस तकरीब की एक और ख़ास बात भी थी कि अली अहमद कुर्द साहब, उन्होंने एक बड़ी तनकीद से भरपूर तकरीर की प्रेजेंट और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने की, और हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने उस तकरीर का भरपूर तरीके से जवाब भी दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठता है कि वो नवाज शरीफ जिसकी शायद जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के ऊपर तकरीर थी उसको लाइव टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं दिखाया जाता बिकॉज अलाउड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब नवाज शरीफ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीर कर रहे थे तो उसकी तारें काट दी जाती हैं, कनेक्टिविटी ख़त्म कर दी जाती है ताकि वो तकरीर कहीं बाहर ना जाए। और फिर हुकूमत की तरफ से क्लेम किया जाता है कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है कि वो तकरीर जो टीवी पर भी नशर नहीं हो सकती उसके बावजूद उसको रोकने की हर मुमकिन हद तक कोशिश की जाती है। अब बात कर लेते हैं साकिब निसार साहब की भी
کہ ثاقب نثار صاحب جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی تردید کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے الزامات کی، تو کیا یہ کافی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بگ نو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام یہ جاننے کا حق رکھتی ہے، لوگ یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں، ایوان میں بیٹھے لوگ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو صاف اور شفاف بنائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ اس کے نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے انکوائری بالکل ہونی چاہیے، اور جس ملک کے اندر، آخری چیز کہوں گی، جس ملک کے اندر احمد نورانی صاحب بیٹھے ہیں، اگر ثاقب نثار صاحب کو واقعی لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہے، ٹیمپرڈ ہے، غلط ہے، تو ثاقب نثار صاحب کو بالکل ہٹ جانے کا نوٹس بھیجنا چاہیے۔ اور جس ملک میں احمد نورانی صاحب بیٹھے ہیں، امریکہ میں، وہاں پر قوانین اتنے سخت ہیں کہ ثاقب نثار صاحب دنوں میں بہت ملینئر کیا بلینئر بن سکتے ہیں اگر احمد نورانی صاحب کی یہ خبریں اور یہ آڈیو ٹیپ غلط ثابت ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ثاقب نثار صاحب اس آپشن کو یوز کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن آج کے پینلسٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور اسی ڈسکشن کو ہم آگے لے کر جائیں گے۔ سلمان عابد صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ افتخار احمد صاحب ہیں، ون آف دا ڈائنامک مین، آپ سپر سینئرز میرے ساتھ موجود ہیں آن دا فون لائن۔ شوکت پراچا صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، آج ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں، فرام اسلام آباد اسٹوڈیو۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ راجہ عامر عباس صاحب ہیں، ماہر قانون ہیں، وہ بھی اب سے تھوڑی دیر میں ہمارے اس شو کا حصہ بنیں گے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں شوکت صاحب سے آج کے شو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ افتخار صاحب بھی میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں، لیکن بیکاز شوکت صاحب آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیئر یو فرسٹ بیکاز یو آر فرام اسلام آباد۔ مجھے بتائیے، یہ جس طرح سے سیریز آف ایونٹس چل رہے ہیں، کیا نہیں ہوا؟ ارشد مالک کی پہلے ویڈیو آتی ہے، اس کے بعد رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی آتا ہے، بیان حلفی آتا ہے، اس کے اوپر تردید آتی ہے، پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ابھی تو آڈیو ویڈیو بھی آنا شروع ہو جائیں گی، پھر ہم دیکھتے ہیں دنوں میں ہی آڈیو آ جاتی ہے ثاقب نثار صاحب کی اور اس کے اوپر بھی تردید آ گئی، اور اگر کل کو ویڈیو آتی ہے تو اس کے اوپر بھی تردید آ جائے گی، تو ویئر از دا اسٹاپ بٹن؟ یہ معاملہ رکے گا کہاں؟ کوئی جانچ پڑتال ہوگی؟ کوئی اس کا حل نکلے گا کہ بس ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا؟ بہت شکریہ۔ ویڈیوز اور آڈیوز کا سلسلہ تو جاری ہے اور بڑے عرصے سے جاری ہے، گو کہ ابھی تک اس کا کوئی لیگل یا عدالتی امپیکٹ نہیں آیا، لیکن چیزیں کم از کم واضح ہو رہی ہیں اور اب ایویڈنس کے ساتھ واضح ہو رہی ہیں۔ اسپیشلی جو ثاقب نثار کا جو کچھ یہ سامنے آیا ہے، پہلے جسٹس رانا شمیم نے وہ ایفیڈیوٹ دیا اور انہوں نے پھر کہا کہ ہاں میں اس کی اونرشپ لیتا ہوں، یعنی میں مانتا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے جو بتائی ہیں خبر کا حصہ ہیں وہ درست ہیں، اور پھر ثاقب نثار کی آڈیو آنا، اس سے بڑھ کے جو حکومت کا رد عمل آیا ہے وہ معاملے کو اور مشکوک بناتا ہے۔ مثلا ثاقب نثار از ریٹائرڈ جج، وہ اس حکومت کا نہیں ہے، یہ حکومت اس کو کہیں منسٹریوں میں نہیں بٹھایا ہوا، لیکن اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہماری حکومت پڑ جاتی ہے، ہمارے وزراء بیانات دیتے ہیں۔ تو از دیر اینی لنک؟ نو، obviously not، کوئی لنک نہیں ہے، تو پھر ہمارے وزراء کیوں سیخپا ہوتے ہیں؟ اور آج ترجمانوں کا اجلاس تھا، بات وہاں پر پہنچی، اور جو ابھی خبریں آئیں ترجمانوں کے اجلاس کی کہ وزیر اعظم نے فرمایا کہ آپ نون لیگ کا جو ماضی ہے اس کو اجاگر کریں۔ بھائی وہ ماضی اجاگر کرتے رہیں، بے شک اور اجاگر کریں، وہ ابھی تک اگر 2014 سے لے کر ابھی 2021 ختم ہونے والے نہیں ہوا تو اور کریں، لیکن اب آپ حکومت ہیں، اگر یہ اتنے بڑے سنگین قسم کے ایویڈنس آئے ہیں، ایک جج رانا شمیم وہ آپ کے ایک صوبے کے برابر ہے، آپ کا پورا ریجن سینسٹیو ریجن ہے، میں گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں وہ جج رہے ہیں اور آپ نے خود ہی ان کو وہاں جج لگایا، پاکستان نے وہاں جج لگایا ان کو، تو ان کی کریڈیبلٹی تھی تو جج لگایا، یا پھر اگر وہ کریڈیبل نہیں تھے تو آپ نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا، اتنا بڑا مذاق کیا کہ آپ جس بندے کی کریڈیبلٹی نہیں ہے آپ نے اس کو وہاں کا چیف جج بنا کے بھیج دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریڈیبل آدمی ہے، وہ ایفیڈیوٹ دیا ہے انہوں نے، کم از کم اس کی تحقیقات کر کے پھر بیانات دیں۔ پھر ثاقب نثار کے حوالے سے پہلے اداکار شاہد نے بات کی تھی، شاہد صاحب کی بات کی کوئی تردید نہیں آئی کہ وہ 5 روپے کی ایک کوک کی بوتل ملتی تھی اور پتہ نہیں وہ کیا کرتے تھے جا کر، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن اب تو ان کا ایک منصب تھا، وہ ٹیکس پیئر کی تنخواہ سے اس منصب پر بیٹھے تھے، وہ جو کچھ کرتے رہے ایز اے پاکستانی شہری ایک ٹیکس پیئر کی حیثیت سے، میں بھی کہوں گا باقی سب لوگ توقع کریں گے، میں کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہ رہا،
मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाह रहा कि वो बिल्कुल सही है ऑडियो, वो बिल्कुल गलत है ऑडियो, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि कम से कम इसकी तहकीकात कराई है, तहकीकात करानी चाहिए। आई गॉट द वर्ड सर, आई गॉट द वर्ड, आई गेट बैक टू यू। मुझे आपका जो है वो हतमी जवाब मिल गया है कि तहकीकात इसकी होनी चाहिए। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जरिया इन्होंने कि जिस तरह से आज वज़ीर आज़म साहब ने तर्जुमानों की एक पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग बुलाई हुई थी। इफ्तिखार साहब, हमारी अखलाकियात किधर गई हैं? नॉट टू फॉरगेट कि आप मुझे इसके ऊपर ज़रूर राय देंगे, हमें प्लीज़ गाइड ज़रूर कीजिएगा कि इस मामले में अवाम के सामने हकीकत कैसी आएगी। लेकिन सर, वो जो अखलाकियात का दर्स देते थे हमें खान साहब, आज तक दे रहे हैं कि भाई जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसको तो घर चले जाना चाहिए, उसको तो खुद ही अपना एक मॉरल किस्म के अपने आप को कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए। क्या सिर्फ तरदीद कर देना और ये कह देना कि चीज़ें टेम्पर्ड हैं और मैंने नहीं की, इज दैट ऑल, इज दैट इनफ? देखिए, बात ये है कि मेरे नज़दीक तो ये सारी चीज़ें अब अहमियत रखती ही नहीं सिरे से। पिछला कई महीनों से एक जनरल का नाम था, वो जनरल जा नहीं रहा, वो जनरल आ नहीं रहा, वो जनरल की तारीख नहीं आई, वो चांद ये कहते हैं, सितारे ये कहते हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो महंगाई बढ़ती रही, घी 400 रुपए को टच कर गया, चीनी 100 से ऊपर चली गई, आटा 70 रुपए से ऊपर चला गया, बेरोजगारी और बढ़ गई, लोग और ज़ीरो खार हो गए। हम इसी चक्कर में रहे कि जनरल कौन है, ये जनरल कैसा है, ये जनरल क्या करेगा, ये कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा नहीं बनेगा, हम इन चक्करों में फंसे रहे। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का इन टेपों से कोई तल्लुक नहीं। इलेक्शन जब कभी भी होंगे, लोगों को हक है कि वोट डालें, और जब पंजाब में वोट डाला जाएगा तो अक्सरियत लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वो वोट डालेंगे। ये है हकीकत। अब इस हकीकत की मौजूदगी में बाकी सारी चीजें इररिलेवेंट हैं। और ये जो आपने कहा कोई इजलास हुआ, ये हर दूसरे तीसरे रोज इजलास होता है लोगों को गालियां दिलवाने के लिए, और अभी ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों के खिलाफ। अब ये मेरे दोस्त शौकत पराचा ने एक सवाल रेज किया और आपने भी कहा, मैं कहता हूं कि ये जो बेनिफिशियरी कौन था, यानी अगर ये सब कुछ दुरुस्त है जो कहा गया, तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी तो वो है ना, आपने कहा ना इसका क्या तल्लुक है हुक्मरान जमात का कि वो एक रिटायर्ड जज के बारे में डिफेंस में आए। वो डिफेंस में इसलिए आ रही है कि दे आर द बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरीज ने तो आने ही आने हैं। तो भाई मेरा मसला कुछ और है, मेरा इससे तल्लुक नहीं है। ये हो गया, अभी तो बाजवा साहब के साथ का पूरा एक साल गुजर जाएगा, अभी नवंबर है ना, तो अगले साल नवंबर में बाजवा साहब ने भी रिटायर होना है। तो ये पूरा साल नेक चीफ ऑफ आर्मी साहब के नाम आते रहेंगे, ग्रुपिंग आती रहेगी, पिंडी में ये हो गया, इस्लामाबाद ये हो गया, वो उससे नाराज है, वो सेम पेज है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हकीकत ये है कि अपोजिशन भी नाकाम रही है, और मुझे दुख है सेनेट के अंदर जब हमारे हवाले से बिल वहां पे आया, सहाफियों के हवाले से, कि उसमें कुछ फायदे भी हैं, तो सेनेट में जो रवैया था अपोजिशन का वो इतना अफसोसनाक था कि उसकी भी तहकीक करनी चाहिए, उसकी भी रिकॉर्डिंग आनी चाहिए कि किसने किसको खून करके कहा कि तुमने आज के इजलास में नहीं जाना। सर रिकॉर्डिंग्स तो आ जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स तो आती रहती हैं, कभी ऑडियो कभी वीडियो कभी किसकी, कोई मानेगा कैसे? ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? मतलब इफ्तिखार साहब आप तो इसका हल बताएं कि अवाम को सच कैसे पता चलेगा? क्या अवाम सच जानने का हक नहीं रखते? और बिनेश इसमें अवाम को जान भी ले तो अवाम को क्या फायदा? अब बच्चों वाली बातें हम कर रहे हैं, अगर अवाम जान भी ले तो क्या फायदा? अवाम ने जाके वोट का हक इस्तेमाल करना ना, तो वो करके बता देंगे। तो हम तब तक जब तक वोट पड़ेंगे तब तक जो गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो जलालत है, जो रजालत है, आज 400 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के लिए IMF ने हदायत की है, हम इन चीजों के बजाय हम अजीब चीजों के पीछे फिर रहे हैं। भाड़ में जाइए IMF सर, और भाड़ में जाइए कर्जे। मैंने इसके ऊपर बात करनी है, मुझे ब्रेक का बहुत जोर से कहा जा रहा है ये राना साहब की तरफ से। काशिफ राना साहब से आप पूछ लें, कह रहे ब्रेक लेना है मुझे, इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। आई हैव टू स्टॉप हियर फॉर अ बिट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इफ्तिखार साहब की मजीद गुफ्तगू सुनेंगे। ऑफ कोर्स सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ होंगे, एंड आई एम श्योर कि हमें बाकी गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके होंगे बाय देन। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक।
ब्रेक के बाद आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शौकत पराचा साहब हैं हमारे साथ बने हुए, इफ्तिखार अहमद साहब हैं, सलमान आबिद साहब हैं मेरे साथ। चारों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। सलमान साहब, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, सच क्या है झूठ क्या है, फैसला कैसे होगा, कौन करेगा? देखिए, बात तो असूली तौर पे शौकत पराचा ने ठीक की है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि क्या इसमें सच और क्या झूठ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सका है? क्या हमने माजी में इस तरह के इल्ज़ामात की कोई शफाफ तहकीकात देखी? क्या हमने इन लोगों को कैफरे किरदार पर जाकर देखा जो उसमें मुलव्वस थे? कुछ नहीं हुआ। देखिए, अभी भी जो इस वक्त होगा ना, वो मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल स्कोर है एक दूसरे के खिलाफ। हुकूमत अपने सतह पे इसको डील करेगी, साकिब निसार साहब अपने सतह से डील करेंगे, अपोजिशन इसको एक और तरीके से ले रही है। अब सवाल यह है कि तहकीकात के बाद तो कुछ नहीं होनी, मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये एक पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर एक इस्तेमाल होगा। असूली तौर पे तो जस्टिस साकिब निसार साहब को खुद भी जाना चाहिए, उन्होंने कहा भी है मैं जाऊंगा, अब मैं सोच रहा हूं इसके बारे में, लेकिन जाते हैं नहीं जाते मुझे तो कोई हतमी बात नहीं पता, लेकिन इससे निकलने वाला कुछ नहीं है। देखिए, बात क्या है, पाकिस्तान में अगर हमने कोई रवायत डाली होती इस तरह की चीज़ों की, कि अगर इस तरह के इल्ज़ामात आ जाएं तो उनकी कोई शफाफ तहकीकात का अमल, चाहे वो माजी के हुक्मरान थे, चाहे वो फौजी हुक्मरान थे, चाहे वो सियासी हुक्मरान थे, चाहे वो आज के हुक्मरान हैं, तो शायद नतीजा पाकिस्तान की सियासत का मुख्तलिफ होता। पाकिस्तान की सारी मजमूई सियासत जो है वो तो इल्ज़ामात के अंदर ही रहती है। हमने हर एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, किसी इदारे को नहीं बख्शा, किसी फर्द को नहीं बख्शा, किसी जमात को नहीं बख्शा, किसी वजीर आज़म को नहीं बख्शा, लेकिन उसका नतीजा 0/0 निकला है। असल में मसला यह है कि इस वक्त देखिए ना, अब आप साकिब निसार साहब के बारे में तो कह रही है कि उनको जाना चाहिए कोर्ट में, जाने नहीं जाते, लेकिन जो लेके आए वो भी कोर्ट में जा सकते हैं, उनके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, रोका उनको किसी ने नहीं है। वो चले जाएं, जाके कहें कि जनाब ये देखिए साकिब निसार की ये ऑडियो है, ये वीडियो है और इसके ऊपर तहकीकात करें, कोर्ट उनको भी बुलाएगी, लेकिन जाएगा कोई नहीं। क्योंकि पहले भी जो अरशद मलिक की वीडियो आई थी उसको भी हम कोर्ट में लेके नहीं गए बुलाया ना, राना शमीम को बुला लिया, लेकिन वो बुला लिया ना, अब देख लेंगे ना, बुलाने के बाद देख लेते हैं कि उसमें से नतीजा क्या निकलता है। को नहीं बुलाया सर, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में भी कुछ नहीं निकला ना, जिनको बुलाया नहीं बुलाया, तहकीकात कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है ना, माजी में अगर नहीं हुआ तो आप प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं। देखिए ना, आप कर लें, चलिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होगा कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं। चलिए, मुश्किल आसान करते हैं, राजा साहब के पास जाते हैं, मेरी आपकी रहनुमाई करेंगे। राजा साहब, आप माहिर कानून हैं, कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? क्योंकि एक फंडा तो ये भी है ना, जो मैंने पहले भी बोला, आप शायद नहीं थे इसलिए रिपीट कर देती हूँ, कि साकिब निसार साहब जो हैं वो हर जाने का नोटिस दे दें अहमद नूरानी साहब को। वो अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका में तो स्पीडी कानून चलता है, मिलियनियर से बिलियनियर बन सकते हैं। देखिए, इसका एक बड़ा आसान लिटमस टेस्ट है और वो ये है कि जब आपके इल्म में होगा कि जब वो मरियम बीबी और वो जो पहली नून लीग एक लेके आए थे वीडियो, तो उसके बाद जस्टिस खोसा साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक सो मोटो लिया था उसी वीडियो के बारे में, और उसके बारे में फिर उन्होंने कहा था कि ये तो इनका इतना अच्छा पीस ऑफ एविडेंस है, तो ये जो है वीडियो ये अदालत में, क्योंकि इनका केस पेंडिंग है अभी तक, तो वहां पे इनको देना चाहिए, और अगर ये वाकई ही जेन्युइन है तो इससे मजबूत एविडेंस उनकी इक्विटल के लिए, बरियत के लिए कोई हो नहीं सकता। और फिर जब वहां पे बुलाया गया और पूछा गया तो वहां कहा गया कि जी वो एक वर्कर लेके आए थे वीडियो और हमें नहीं पता उसके बाद वो वीडियो कहाँ गई। अब इसी तरीके से ये जो शमीम साहब ने एफिडेविट दिया है, ये एफिडेविट उन्होंने उस जज साहब के बारे में दिया है कि जो इस वक्त मरियम बीबी का केस सुन रहे हैं, तो इनके लॉयर के पास अगर ये आता है एफिडेविट तो वो अदालत में ले जाएं और अदालत खुद ये नतीजे पे आ जाएगी कि ये जेन्युइन है या ये फेक है या आफ्टर थॉट है, क्योंकि 3 साल के बाद आ रहा है। इसी तरीके से जो साकिब निसार साहब की आई है ऑडियो लीक, वो भी इसी केस से रिलेटेड है, जिसमें समहाउ वो डायरेक्शन दी जा रही है और बताया जा रहा है। तो द बेस्ट कोर्स वुड बी कि ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं, चूंकि वो सफदर साहब का और मरियम बीबी का केस कोर्ट में मौजूद है, ये कोर्ट में ले जाएं ये तमाम चीजें और कहें कि जनाब ये है वो शवाहिद कि जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि हमारे खिलाफ उन जजेस ने या अदलिया ने नाइंसाफी की है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको ऑप्टिक्स के लिए और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए करना है यूज, तो उससे फिर एक चीज जो बड़ी एक गलत निकल रही है वो ये है कि अदारों के इस अंदाज से जो मलाइन किया जा रहा है और जो उनके ऊपर इस किस्म के इल्जामात आ रहे हैं, तो इसको कहीं न कहीं रुकना है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिस
वेरी जो थॉटफुल, आई गॉट इस्लामाबाद द हाई पॉइंट। कोर्ट ने नोटिस लिया है, लेट्स सी उसमें क्या होता है। अच्छा, जस्ट बेयर विद मी बिकॉज मैं शौकत पराजा साहब के पास एंड इफ्तिखार साहब के पास जाना चाहती हूँ। शौकत पराजा साहब, ये जो एक बड़ा ही एक थॉटफुल सी चीज़ लेकर आए हैं, दिस इज अनदर पॉइंट एंड अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट जो राजा साहब कह रहे हैं कि भाई पीएमएलएन को भी ये सूट करा अपैरेंटली, जो ये कह रहे हैं कि भाई वो सिर्फ अवामी राय बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करे, वो भी नहीं चाहते कि इसके ऊपर ज़्यादा किसी ठोस फोरम पे जो है वो गुफ्तगू की जाए। पीएमएलएन ऐसा क्यों चाहेगी सर? तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, पहली तो यह है कि माजी में भी इल्ज़ामात लगते रहे, तो माजी में JITs भी बनती रही हैं, माजी के वज़ीर आज़म तनख्वाह ना लेने पर डिपोज भी हुए हैं, और माजी में जिन पे इल्ज़ामात लगे वो 2-2 साल अंदर भी रहे हैं। तो लिहाजा ये नहीं है कि महज इल्ज़ामात लगे और कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये जो केस लगा है बड़ी अच्छी बात है, और राज साहब ने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि इसमें केस को आगे बढ़ना चाहिए, इसको ठप नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद घेराव की जब बात की गई थी तो उसके बाद उस वक्त एक ज़हीर अनवर जमाली साहब थे, उन्होंने 100 मोटो नोटिस लिया था। ये उन दिनों के, उन हफ्तों के, उन सालों की बातें हैं। अब भी अगर कोई ले पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स करेंगे, जाहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। देखे ना, वो वकील नहीं है, वो सियासतदान है। सियासतदान अपने हिसाब से चीज़ों को पुट करेंगे, और फिर वो तो कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, फिर वो क्यों अदालतों? मैं नहीं कह रहा, मैंने तो बार बार सुना है उनको, जो मैंने सुना है मैं आपके सामने पे, क्या वो इस पे यकीन रखते हैं, उनकी कन्विक्शन है या नहीं है, मैं इस बारे में नहीं पढ़ना चाह रहा। आज वज़ीर आज़म भी कह रहे थे कि अदलिया के साथ जो इनके माजी में रवाबत रहे हैं या अदलिया के बारे में इनके ख्यालात रहे हैं, वो अपनी पार्टी को कह रहे थे उजागर करें। बिल्कुल करें, हमारा तो इसमें, वी आर नॉट अ पार्टी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि माजी में जो कुछ उन्होंने किया आप वो करें, लेकिन आप तो तब्दीली के साथ आए हैं ना, आप एक नई विजन के साथ आए, आप एक नए थॉट के साथ आए, आप एक नया मुल्क बनाने के लिए आए, बजाय इसके कि पहले 5 साल और अब 3.5 साल आपने उनके बारे में जो कुछ कहा और भी कहते रहे, लेकिन आप भी कोई इनिशिएटिव ने, इतना बड़ा काम हुआ है। आपने खुद कहा कि उसने फॉरेंसिक एविडेंस भी डाली है कि ये ऑडियो ठीक है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि जब पाकिस्तान के अपने इदारे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेट करें, इस चीज़ को सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, महज इल्ज़ामात तक नहीं रहना चाहिए। माजी वाले अगर गंदे थे, अच्छे नहीं थे, वो महज इल्ज़ाम लगाते थे, आप उसको किसी न किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाएं। नंबर 1। नंबर 2, मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि जो इफ्तिखार साहब ने बात की है 100% सही है कि हम ऐसे उलझ जाते हैं इधर उधर की चीज़ों में। अभी देखें ना, हर महीने 5 रुपए बढ़ेंगे पेट्रोल में, अगले 6 महीने के लिए 30 रुपए जब बढ़ जाएगी हर शय, तो उस वक्त तो ये पेट्रोल भी 200 हो जाएगा, उस वक्त ये अंडे भी 300 हो जाएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा भाड़ में जाए IMF, भाड़ में जाए IMF का कर्जा आवाम को थोड़ी ना ये कर्जा मिल रहा है, ये कर्जा तो हुकूमत को मिल रहा है, आवाम को सिर्फ और सिर्फ जिल्लत मिल रही है क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी अपनी पूरी नहीं कर पा रहे। मुझे वक्फा लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बिल्कुल बात करेंगे इफ्तिखार साहब से, सलमान आबिद साहब से। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। इफ्तिखार साहब, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। कल क्या मंजर देख लिया पाकिस्तानियों ने, जिस शख्स की सियासत, जिस मफरूर एब्सकॉन्डर नवाज शरीफ की सियासत इमरान खान खत्म किए बैठे थे, वो तो कल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर शो स्टॉपर बने हुए थे। एक तनाजा खड़ा हो गया। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि भाई एक एब्सकॉन्डर को, एक मफरूर को आपने तकरीर करने का मौका दे दिया, ये अदालतों की तौहीन है। सर, मुझे नहीं पता किसकी कौन तौहीन कर रहा है। फिलहाल तो अवाम की तौहीन हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से। और आपको ये तो याद रहा कि वहाँ पे नवाज शरीफ ने खिताब किया और कहा कि मुकद्दस वही है जो आइन की पासदारी करे। लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पे और बहुत सारी तकारीर हुई और पाकिस्तान के इंतहाई बुनियादी मसाइल ज़ेर बहस आए, जिसमें इक्तिसादियात भी थी, नौजवानों के मसाइल भी थे, मिनॉरिटीज़ के मसाइल भी थे, पाकिस्तान में जो दौलत की गैर मसावी तकसीम है उस पर भी बात की गई। काश हम उन चीज़ों पर भी गौर करेंगे। ठीक है, मैंने आपके पहले हिस्से में भी कहा कि इंतखाबात में लोग फैसला कर देंगे कौन किसके साथ है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि तारें काटने से या टेलीफोन बंद कर देने से या वो लोगों से रास्ते को काट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں اس وقت ملک میں موجود ہیں اور بہت بنیادی چیزیں موجود ہیں. اور پاکستان میں جو کل اگر جس کانفرنس کا آپ حوالہ دے رہے ہو، اگر آپ وہاں پہ 2 روز تھیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہیں. وہاں پہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پاکستان کے 4 صوبوں کے نمائندوں نے اور گلگت بلتستان کے بھی نمائندے وہاں پہ تھے، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کن خدشات کا اظہار کیا ہے، ان کے کیا تحفظات ہیں. یہ امپورٹنٹ چیزیں بھی کبھی ان پہ بھی غور کریں، ان پہ بھی بات کریں. ٹھیک ہے جی. راجہ صاحب ذرا پلیز ایک دفعہ پھر سے رہنمائی کیجئے کہ کل پاکستانیوں نے کیا بہت زیادہ غلط منظر دیکھ لیا جو کہ اتنا بڑا تنازع بن گیا؟ کیا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کوئی نہیں جاتا یا ہے کیونکہ سپریم کورٹ بار نے یہ پوری کے پورا ایونٹ آرگنائز کیا تھا تو بیسیکلی جن لوگوں نے ڈسکوالیفائی کیا انہی لوگوں نے ان کو ایسے چیف گیسٹ بلا لیا؟ ہاؤ رانگ اور ہاؤ رائٹ اٹ از؟ دیکھیے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ان کی سیاست کو ختم کر دیا، ان کی سیاست کو جو ذاتی طور پہ ان کی انفرادی تھی اس کو ختم کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے، جس میں وہ چیف جسٹس صاحب بھی شامل تھے جو اس فنکشن میں ایک روز پہلے موجود تھے اور انہوں نے تقریر کی. اب بات ہو رہی ہے کہ اگر اس تقریر کو آپ دیکھیں تو اس میں فوکس ان کا تھا رول آف لاء پہ، اور کیا وجہ ہے کہ رول آف لاء کے لیول پہ ہم پاکستان کا نمبر نیچے سے 137 یا 38 نمبر پہ آتا ہے. اب ایسی سچویشن میں when this message goes abroad، کیونکہ وہاں پہ تمام پڑھے لکھے لوگ، فورن ایمبیسیز کے لوگ، فورن مشنز کے آرگنائزیشنز کے لوگ بھی بیٹھے تھے، اور جب ان کے علم میں ہے کہ یہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم اسی ملک کی عدلیہ جو آئین پاکستان کے تحت ہے اس سے ایبسکونڈر قرار دیے جا چکے ہیں، اور وہ آج بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے عدلیہ کو آزاد کرانا ہے. اگر آپ نے عدلیہ کو آزاد کرانا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ کس عدلیہ کے نام لیجئے. آپ تو جب بیل ملتی ہے تو الحمدللہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے. نمبر 2، کیا آپ کو گارنٹی چاہیے؟ وہ جو ہم نے مریم بی بی کی بات سنی کہ جی اگر ان کی گارنٹی دے دی جائے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا تو یہ شام کی فلائٹ سے آ جائیں گے. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اس میں تھا کہ میاں صاحب نے کہا کہ جی یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر پاکستان پہ سینکشنز لگ رہی ہیں، لیکن اس میں ایک بات بتانی بھول گئے شاید وہ کہ سب سے بڑی وجہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے. اور مجھے یہ بتا دیں کہ تقریر کرنا چاہیے تھی نہیں کرنا چاہیے تھی؟ یہ جو تنازع اٹھا اس کے اوپر میں نے آپ سے جواب مانگا تھا. I don't want to learn کہ what is happening. جی you don't want to, but let me tell you, you cannot put words in my mouth کہ آپ نے جو کہنا ہے میں نے وہی جواب دینا. Obviously it was incorrect decision by the ہاں بالکل ایک incorrect decision تھا. He should have not allowed. اور وہ جو ججز اگر ان کو پتا ہوتا I don't know if they were sitting there the next day or not. لیکن یہ ایک کانٹیمپٹ کی پٹیشن بھی بن سکتی ہے کہ ایک مفرور کو آپ نے کس انداز میں وہاں پہ تقریر کرائی. تو یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے غالباً ہماری عدلیہ اور عدالتی نظام اور رول آف لاء صرف عدالتوں کے فیصلے نہیں ہوتے، وہاں قانون کا احترام بھی ہوتا ہے. تو کیا قانون کا احترام اس ملک میں یہی ہے کہ ایک مفرور شخص کو آپ پبلک گیدرنگ میں اور سپریم کورٹ بار جو کہ نمائندہ حیثیت ہے اس میں آ کے ان کو خطاب کا موقع دیں؟ تو دیز آر دا انسیڈنسز جس کی وجہ سے غالباً پاکستان رول آف لاء کے جو ہے نچلی سطح پر پہنچا ہے. جی سلمان عابد صاحب، کیا آپ ایگری کرتے ہیں راجہ صاحب کی گفتگو سے؟ انہوں نے ایک لیگل اینگل بھی اس کا دیا، بڑی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. کرتا ہوں نواز شریف صاحب کی تقریر پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان آنا چاہیے اور یہاں آ کے جمہوری جدوجہد کریں. لندن سے بیٹھ کے جمہوری جدوجہد کرنا آسان ہے، اگر واقعی کرنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان میں آئیں اور قانون کے سامنے سرنڈر کریں. عدالتوں نے تو ان کو مفرور قرار دیا ہوا ہے، وہ تو ان عدالتوں کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا چاہتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ساری قوتیں ایک نقطے پہ اکٹھی ہو جائیں. سب سے پہلے وہ اپنے بھائی کو تو اکٹھا کر لیں، خواجہ آصف کو تو اکٹھا کر لیں، رانا تنویر کو تو اکٹھا کر لیں. ان کا نیریٹو کچھ ہے، ان کا نیریٹو کچھ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑے واضح طور پہ جب وہ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں اور ان کو رائٹ آف اپیل تھا، انہوں نے رائٹ آف اپیل اویل نہیں کیا، تو پھر ان کی تقریر آج کے لیے اتنا ہی. چاروں مہمانوں کو بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. I'll see you all tomorrow. اللہ حافظ.